नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। वैश्विक महामारी कोरोना से हुई मौत और मुआवजे में हुई विसंगति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत में कोरोना महामारी के दौरान मृतकों के परिजनों तक मुआवजा नहीं पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों की खिंचाई की। दरअसल कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा देने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्लेम फॉर्मेट भी जारी किया था। यानी कोरोना के कारण मध्य प्रदेश के जिस भी व्यक्ति की मौत हुई उनके परिजनों को 50,000 की अनुग्रह राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। और अब कोविड-19 से मौत के मामले में मुआवजा देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर राज्य सरकार मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने अनाथ हुए बच्चों के लिए भी आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए थे कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए आवेदन करना कठिन है। ऐसे में राज्यों को अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचकर मदद देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि मुआवजे के आवेदनों को राज्य तकनीकी कारणों से रद्द नहीं कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना अनिवार्य है। फॉर्म के जरिए दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए थे। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय लेने वाली थी। एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से अब तक 10,543 मौतें बताई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर एक कानून के अनुसार जन्म और मृत्यु दर्ज करने की एक मजबूत प्रणाली है और इस पूरी प्रणाली और प्रक्रिया का संचालन भारतीय महापंजीयक की समग्र निगरानी में किया जाता है। इसी बीच पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने केंद्र सरकार पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां भी गिनाई। भनोट ने कहा कि संसद में ऑक्सीजन की कमी में हुए मौतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौतें नहीं हुई, जबकि सरकार की तमाम एजेंसीज और राज्य सरकारों ने उनके राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है। ओमिक्रॉन का खतरा सर पर मंडरा रहा है, लेकिन अब तक पीड़ित मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। तो वहीं कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोविड से मौतों पर परिजनों को मुआवजा नहीं, कोरोना से मौतों पर विसंगति। कोरोना से मौत पर राज्य सरकारें देती है मुआवजा। कई राज्यों में परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार के मौतों के आंकड़े को झुटला रहे मुआवजों के आंकड़े। तो मौत के मुआवजे पर विसंगति भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि जो मौत के आंकड़े हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही मुआवजा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी पर आज हम करेंगे पब्लिक एजेंडा में चर्चा। सबसे पहले आपको हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजाराम शिवहरे जी, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं असलम शेख जी। असलम शेख जी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? और चलिए हमारे साथ असलम जी जुड़ेंगे, लेकिन और साथ ही जुड़ रहे हैं हर्ष, जो कि स्वयं पीड़ित हैं, जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया है। पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं, प्रदेश मंत्री हमारे साथ राजाराम शिवहरे जी जुड़े हुए हैं। राजाराम जी, जिस प्रकार से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना की जो पहली लहर आई, दूसरी लहर का दंश लोगों ने झेला और उसके बाद अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, पीक पर आ चुका है समय, लेकिन अभी तक मौत के जो आंकड़े हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही जो मुआवजा मिलना चाहिए था पीड़ितों का उसको भी लेकर लगातार लोग भटकते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ऐसा नहीं है। जो लोग भटक रहे हैं उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन तय की है। गाइडलाइन क्या तय की है कि जिन लोगों को मुआवजा चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार हो, इसमें जो नंबर 1 की मृत्यु का कारण स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी कोरोना से डेथ हुई है। नंबर 2, आपकी RT-PCR रिपोर्ट उस फार्म में लगी होना चाहिए। उस फार्म के साथ एक फार्म 4 कंपलसरी किया गया है सरकारों के द्वारा कि सभी जो फार्म आप भर रहे हैं उसमें फार्म 4 लगा होना चाहिए। आपका आधार कार्ड उसमें लगा होना चाहिए। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके कलेक्टेड में या SDM क्या ये जो आप फार्म सबमिट करते हो तो निश्चित तौर पर विदिन वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको मुआवजे की राशि आपके घर पहुंच जाएगी,
आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मामले कहीं पेंडिंग है उसमें हमने भी ये देखने में आ रहा है कि या तो किसी ने RT-PCR रिपोर्ट नहीं लगाई, या जो 2 डॉक्टरों के डेथ सर्टिफिकेट पे हस्ताक्षर होना थी किसी ने उनके हस्ताक्षर नहीं करवाए, किसी ने आधार कार्ड नहीं लगाया, किसी ने RT-PCR की रिपोर्ट नहीं लगाई, या फॉर्म 4 नहीं लगाया। तो ऐसे इन कारणों पे यदि कोई मामला अटक रहा है तो उसमें सरकार दोषी नहीं है, उसमें आवेदनकर्ता स्वयं दोषी है। जब ये आवेदनकर्ता ने पूरा फॉर्म ही फुलफिल नहीं किया है तो सरकार मुआवजा कैसे दे सकती है? लेकिन राजा राम जी, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी और जल्द से जल्द निराकरण की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि जितनी जल्दी होगा जो पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाएगा, और कोई भी तकनीकी कारण की वजह से मुआवजा नहीं रोका जाएगा। तकनीकी कारणों में जो तमाम आप ये बता रहे हैं, जो भी नॉर्म्स बता रहे हैं, गाइडलाइंस बता रहे हैं, उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था। 30 दिन के अंदर ये तमाम चीजों पर निर्णय होना चाहिए था। लेकिन अभी तक मुआवजे की बाट जोहते लोग नजर आ रहे हैं, मुआवजे के लिए अभी तक दर दर भटकते लोग नजर आ रहे हैं। एक कलेक्टरों के निर्देश में संपूर्ण पूरे 52 जिलों में कमेटियां बनाई गई हैं और कलेक्टर इसकी निगरानी कर रहे हैं। तकनीकी कारण देखिए मैडम, यदि हम बिना तकनीकी कारणों के जांच करके भी यदि हम मुआवजा दे देते हैं तो भी सरकार की खिंचाई करने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं, विपक्ष तैयार रहता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है उससे बाहर ना आप जा सकते, ना हम जा सकते, ना सरकार जा सकती है। इसलिए जो आवेदन करता है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो 4-5 चीजें तय की गई है उनके साथ आवेदन कीजिए, और 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर के यहाँ से आपको मुआवजे की राशि तत्काल प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो 1 हफ्ते के अंदर तत्काल राशि मिल जाएगी, ये कहना है राजा राम जी का। मैं हर्ष के पास भी जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष असलम जी जुड़ चुके हैं। असलम जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार अगर हम देख रहे हैं कि पहली लहर से लेकर दूसरी लहर, और जो लगातार एक तांडव हमने देखा वैश्विक महामारी का, कई लोग मौत के गाल में समा गए, असमय मौत उनको मिल गई, लेकिन मुआवजे के लिए अभी भी लोग दर दर भटक रहे हैं। हालांकि राजा राम जी का कहना है कि जो तकनीकी वजहें हैं, जो कि कमियां हैं, कुछ फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं ठीक तरीके से, उन वजहों से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैम, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार के तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइन बहुत सही तरीके से नहीं आई थी कि सरकार को मतलब लोगों को जो बताया उन्होंने कि भाई किस किस तरीके से भरना है। पहले सबके फॉर्म इकट्ठे करवा लिए कि भाई जो जहां पर डेथ हुई है, जैसे हमारे साथ वाले जो है पड़ोस में रहते हैं, वहीं पर जहाँ मेरा संस्थान है, वहां पर 2-4 परिवार ऐसे हैं जो एम्स में जिनका इंतकाल हुआ, डॉक्टर ने उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना से डेथ होना बताया। वो पूरे फॉर्म जमा करने के बाद जब पीड़ित फिर वहां पर पहुंचे तो पता लगा कि 1 डॉक्टर नहीं 2 डॉक्टर की साइन चाहिए। फिर वो 2 डॉक्टर की साइन लेकर गया तो फिर कोई वो फॉर्म नंबर 18 या 4 वो वाला फिलअप करो, मतलब हर बार मतलब घुमाया जा रहा है और पीड़ित लोग पूरी तरीके से परेशान है। और अभी तक हमारे मतलब वार्ड 59 में, अन्ना नगर क्षेत्र में, जहां पर हम लोग सोशल वर्क करते हैं, तो वहां पर अभी तक एक भी पीड़ित को नहीं मिला है, जबकि वहां 19 लोगों की कोरोना से डेथ हुई है। एक भी आदमी को अभी तक सरकार की तरफ से राशि नहीं मिली। कारण क्या बताया गया असलम जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ा आरोप भी है, क्योंकि जो पीड़ित है स्वयं परेशान है और उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से आखिर क्यों नहीं वहां पर जाकर जो कमेटी है उनकी तरफ से लोग पहुंचे कि आखिर क्या वजह रही कि मुआवजा नहीं मिला? कोई देखने वाला नहीं है मैम, अभी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग SDM ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में लोग घूम रहे हैं, कहीं किसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस वो कागजों के नाम पर बोल रही है कागज लिया, वो कागज लिया, ये लिया, वो लिया, और उसके बाद भी मतलब इंतजार में लोग बैठे हैं। और बहुत से परिवार तो इतने ज्यादा दयनीय स्थिति में जहां हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग सोशल वर्किंग देखते हैं स्लम एरियाज में, कि जिनके कमाने वाले जो है, किसी की माता का इंतकाल हो गया, जो कामकाजी महिलाएं थी, कुछ पुरुषों का इंतकाल हो गया, जो लोग घर चलाते थे, तो परिवार उनके सिर्फ एक आस में परेशान है कि जैसे बीजेपी की पहले से आदत है कि कुछ भी घोषणा कर देते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। जैसे किसानों के भी साथ भी अगर कुछ मामला हो जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि कई लोग हैं जो उनको मुआवजा नहीं मिला है। राजाराम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि मुआवजे के लिए आपको एक सीधा सटीक गाइडलाइन दी गई है, उसका अगर आप पालन करते हैं तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन असलम जी जो है वो बता रहे हैं, वो एक निजी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा, लोग भटक रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, और जैसा असलम जी ने अभी कहा, उन्होंने खुद ये कहा, उन्होंने खुद ये स्वीकार रहे हैं कि कभी फॉर्म 4 नहीं भर रहे हैं, कभी फॉर्म RT-PCR रिपोर्ट मांग रहे हैं, कभी सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए।
जब आप RT-PCR रिपोर्ट नहीं लगाओगे, 2 डॉक्टरों के सिग्नेचर का, डेथ सर्टिफिकेट का आप खोज नहीं लगोगे। जब ये मुआवजा देने की बात घोषणा की थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्टेट सरकारों ने और भारत सरकार ने, उसी समय ये गाइडलाइन तय कर दी गई थी कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर दो डॉक्टरों के सिग्नेचर होना जरूरी है, आधार कार्ड आपका होना जरूरी है, दूसरा आपका RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है, और एक फॉर्म 4 जो कि उस पर फार्म आप जो देते हैं उस फार्म के साथ फॉर्म 4 लगा होना जरूरी होता है। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लगाओगे तो निश्चित तौर पे जो अधिकारी है या कर्मचारी है वो आपको इस बात के लिए कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे लगा कर दीजिए, तभी तो हम आगे इस मुआवजे की फाइल को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे आप मेरे को कोई भी 2 या 5 मामले बता दीजिए जिन्होंने ये पूरे फॉर्म भर के दिए हो और किसी भी एक व्यक्ति का भी मामला पेंडिंग रहा हो तो आप बताइए। सिर्फ आरोप लगा देने से ये साबित नहीं होता, आप खुद स्वीकार। राजाराम जी, कोई भी आरोप निराधार नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब देश की सर्वोच्च अदालत फटकार लगा रही है, इसका मतलब आप ये समझिए कि निराधार कोई भी आरोप नहीं है और आरोपों को लेकर सरकार को अब कहीं ना कहीं निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी तकनीकी कारण इस बीच में नहीं आ सकती कि मुआवजा ना मिले, पीड़ित भटकता हुआ नजर आए, तो आखिर सवाल उठना लाजमी है। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं हर्ष के साथ पहले बात कर लेती हूँ। हर्ष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम पहुंच रही है। हर्ष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है मैम जी। चलिए, PCR से कांटेक्ट के लिए एक बार वापस कहूंगी, क्योंकि हर्ष जो है उनको स्वयं मुआवजा नहीं मिला है, तो आखिर किन वजहों से मुआवजा नहीं मिला, कौन से फॉर्म है जिनमें चूक हो गई है? हर्ष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है। यहाँ हमारे साथ 2 प्रवक्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, दोनों ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको मुआवजा मिलना है और क्यों नहीं मिल पाया। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मुआवजा अभी तक नहीं मिला? एक्चुअली क्या है मैम, हेलो जी, बताएं। मैंने फॉर्म तो SDM कार्यालय में जमा किया था, तो SDM साहब ने फिर मुझसे ये बोला गया कि लगे ये आप पहुंच जाएगा, कलेक्ट्रेट पहुंच जाएगा, ये फॉर्म आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमें से भी बोला गया कि 2 डॉक्टरों से इसमें सिग्नेचर करवाना, आपको वेरीफाई करवाना है, तो मैंने वो भी करवा दिया। कलेक्टर साहब के वहाँ से फोन आया मेरे पास के लगे अब आपका ये काम अभी नहीं हो पाएगा और इसके लिए फॉर्म 4 चाहिए पड़ेगा। अब फॉर्म 4 कहाँ मिलेगा? हमीदिया चले आओ, हमीदिया से आप इस डॉक्टर से मिल लेना, इनसे मिल लेना, लेकिन अभी तक ऐसे कोई डॉक्टर भी नहीं मिला जो अपन को वो 4 फॉर्म दे। जी हर्ष, कितना समय हो गया आपको ये तमाम जो कार्रवाई किए हुए, फॉर्म भरे हुए, कितना समय हो गया है आपको कलेक्टर में जमा किए हुए? 3 से 4 महीने हुआ लगभग अभी। जी सर, 3 से 4 महीने। राजाराम जी, आप 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 से 4 महीने हो चुके हैं। हर्ष, जुड़े रहिएगा, आपके और भी सवाल मिलूंगी। राजाराम जी, देखिए सुनीता जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप फॉर्म 4 भर ही नहीं रहे हो तो आप 4 महीने का 4 साल भी यदि भटकते, फॉर्म 4 भरना आपकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी सर, सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि अगर लोगों को नहीं पता है तो उनको गाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर जिस प्रकार से असलम जी आरोप लगा रहे कि आप घोषणा कर देते हैं, आप ये बता देते हैं कि आपके लिए ये चीजें जो उपलब्ध है, लेकिन कहां से होंगी ये भी बताना आपकी जिम्मेदारी है। सारी चीजें देखिए, अखबार के माध्यम से सरकार ने इस चीज की पूरी सूचनाएं सब लोगों तक पहुंचाई है। कलेक्ट्रेट में इसकी सूचना उपलब्ध है। कलेक्टर में जहां एक प्रोफार्मा बाहर चिपका हुआ है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या क्या फॉर्म सबमिट करना है। SDM कार्यालय है, बाहर ये दस्तावेज लगाने की एक सूची लगी हुई है। यदि जो लोग आवेदन करने जा रहे हैं, यदि वो जो दस्तावेजों की सूची लगाना है, यदि वो खुद उसकी स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो दस्तावेज नहीं लगवा पा रहा है, तो इसमें SDM की, कलेक्टर की या सरकार की थोड़ी कोई गलती है, तो आवेदक कर्ता की गलती है। आवेदक कर्ता को पूरे फॉर्म तो लगाना चाहिए। जो फॉर्म 4 है, फॉर्म 4 आपको राजाराम जी, पीड़ित की गुहार आप यहाँ सुन लीजिए, क्योंकि सरकार से वैसे ही बोला गया था जी 2 डॉक्टरों के सिग्नेचर करवा के कलेक्ट्रेट में जमा कर देना जी, वो भी मैंने किया। लेकिन फिर कलेक्टर साहब का फोन आया मेरे पास के लगे रामपुरा शर्मा जी बोल रहे हैं, शर्मा जी तो कह लगे आपको 4 फॉर्म लगाना पड़ेगा, ऐसा जब आपका काम हो पाएगा। क्यों नहीं मिल पाया आपको फॉर्म? क्या वजह रही, फॉर्म क्यों नहीं मिल पाया आपको? फॉर्म की जानकारी मैम किसी ने दी नहीं, कहाँ मिलेगा फॉर्म? जी राजाराम जी बताएंगे सर, कहाँ मिल जाएगा फॉर्म? फॉर्म 4 अस्पतालों से उपलब्ध होकर के आप उसको फॉर्म 4 को भर के। मैं गया था, स्टोर रूम में भी गया था, वहाँ पे इंचार्ज मैडम से भी मेरी बात हुई है, लेकिन वो ये बोलने लगे कि अभी फाइल मेरे पास नहीं आई अभी। जी वहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ जब इस तरीके की विसंगतियां हो रही हैं, वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, तो आप एक अंदाजा लगाइए। अभी भी मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो लोगों की अभी फाइल तक 4 फॉर्म की जो पूरी फाइल है वो अभी मिली नहीं है उन लोगों को। बिल्कुल, तो कई आरोप हैं और ये आरोप इसलिए बेबुनियाद नहीं है क्योंकि लगातार इस तरीके की मेरे पास लिस्ट भी है, 10 लोगों की कम से कम लिस्ट है जो अभी भी उनकी उलझन अभी कोई
कोई सोल्यूशन नहीं हुआ उनका। बिल्कुल, सोल्यूशन के लिए राजाराम जी बैठे। राजाराम जी, क्या वजह है आखिर तमाम जो आप गाइडलाइंस दे रहे हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो आप बता रहे हैं चस्पा जो वहां पर लिस्ट है उसको लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां से कॉल आ रहा है कि अभी भी आपके जो दस्तावेज है कंप्लीट नहीं है। कितना दिन और लगेगा सर? 4 महीने? आप समझ सकते हैं कितने समय हो देखिए चुका है? सुनीता जी, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बताना चाहता हूँ कि जो दस्तावेजों की सूची सरकार ने और कोर्ट ने तय की, यदि वो पूरे दस्तावेज यदि पीड़ित नहीं लगाएगा तो मुआवजा कैसे स्वीकृत हो सकता है? जब ये आपका पीड़ित खुद ये स्वीकार कर रहा है कि यदि हमारा, देखिए कलेक्टर के साहब की संवेदनशीलता देखिए कि वो आपको फोन पे सूचना दे रहा है कि आप फॉर्म 4 लगाइए। यदि हम मुआवजा नहीं देना चाहते होते तो फॉर्म 4 लगाने के लिए आपसे अनुरोध क्यों करते? यदि जो दस्तावेजों की कमी है आपके आवेदनों में, वही आवेदनों की हर्ष एक मिनट आप जो दस्तावेजों की आपकी कमी है उसकी पूर्ति करवाने के लिए सरकार की तरफ से आपको कॉल किए जा रहे हैं और आपको बुलाया जा रहा है, और जब दस्तावेज आप लगा देंगे तो 1 सप्ताह के अंदर आपको मुआवजा घर पे पहुंच जाएगा। जी, यहाँ पर राजाराम जी एक और जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। जिस प्रकार से जो गुजरात में 2001 में भूकंप के झटके आए थे, तब ये एक यहाँ पर जिक्र किया गया कि राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण को उन लोगों से संपर्क करके उन तक वो राशि पहुंचानी होगी। इस तरीके के कोई प्रावधान सरकार को करनी चाहिए जिन लोगों तक अगर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनको मुआवजा कैसे मिलेगा। मैं यही जिक्र करने जा रही थी, जो ग्रामीण है, जो अनपढ़ है, या जो बच्चों का एक जिक्र किया है, जो अनाथ हो गए बच्चे, उनको कैसे आप बुलाएंगे, कैसे फॉर्म लेकर आएंगे, वो कैसे वहां जाकर कलेक्टर से मिलेंगे, कैसे जाके गुहार लगाएंगे? इसके लिए आपको स्वयं पहुंचना होगा। कमेटी का निर्धारण किया गया था, क्या लग रहा है आपको पहुंच पा रहे हैं लोग? मैम देखिए, जितने भी बच्चे अनाथ हुए, जिनके माता पिता की डेथ हुई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के पीड़ित, जो बच्चे पीड़ित हैं, उनके परिवार से किसी व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर उस बात की खुद निगरानी कर रहे हैं और कलेक्टर के माध्यम से सरकार के पास उनकी जो सूची आ रही है और सरकार उनके पूरे रहने खाने और शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। यहाँ आपको नॉलेज में होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पढ़ाई लिखाई तक की संपूर्ण व्यवस्था का सरकार को और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। उनके पैसे क्या आंकड़ा है जिन बच्चों का, आप आंकड़ा बता पाएंगे कितने बच्चों की सरकार जिम्मेदारी उठा रही है इस वक्त? नहीं, अभी देखिए, अभी ऐसे कुछ पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं और अभी मैं कुछ जो तथ्य आए हैं उनको बता दूंगा तो वो आंकड़े गलत हो सकते हैं, इसलिए जब तक पूरे आंकड़े हमारे पास कलेक्टरों के माध्यम से नहीं आ जाते, हम नहीं बता सकते। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, एक विपक्ष के तौर पर भी आप तमाम चीजों को समझ रहे हैं, क्या लगता है तमाम जो बातें और दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या वाकई ऐसी है? क्या उन बच्चों तक मदद पहुंची? क्योंकि जिस प्रकार से हर्ष बता रहे हैं, पढ़ा लिखा इंसान, एक युवक वहां पहुंचता है, अगर वो भटकता नजर आता है तो बाकी लोगों का क्या हर्ष हो रहा होगा? मैडम जी, अभी तक जितनी भी बातें हैं सब हवा में है, कोई धरातल पर नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, सही तरीके से कोई गाइडलाइन नहीं है, सही तरीके से अगर जैसे 2 डॉक्टरों के साइन का अगर मसला है तो ये डॉक्टर का दायित्व है कि 2 डॉक्टर मिलकर साइन करके पेपर दें। पहले एक डॉक्टर कर दे रहा है, फिर पेपर दे रहा है, फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, फिर वापस जा रहा है, फिर दूसरे डॉक्टर को ढूंढ रहे। तो एक डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर बोलता भाई दूसरे डॉक्टर से पूछो, दूसरा डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास भेजता है, तो आदमी भटक ही रहा है। अभी सही तरीके से मानवीय असंवेदनशीलता है। अगर डॉक्टर्स अगर इस तरीके से मरीजों को भटकाएंगे और उन लोगों को जिनके परिजन वो खो चुके हैं, जिनके बच्चों की डेथ हो चुकी है, जिनको कोरोना जैसी भयावह महामारी हुई, अगर वो लोग भटकते नजर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर सवाल क्यों ना करें हम। सरकार पे सवाल उठाना जरूरी है, विपक्ष का काम है, लेकिन मैडम अभी तक हमारे पास ऐसे कोई केस नहीं आया और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। और इस वक्त मैं और भी लोगों को जोड़ सकती हूँ, लेकिन समय हमारे पास उतना नहीं है। बात हुई है हर्ष जी से, हर्ष जी को मैंने बताया कि आपको यदि कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर मैं खुद आपकी समस्या को 1-2 दिन में हल कराने के लिए मैं सक्षम हूँ और आपकी अब पूरी मदद करूंगा। लेकिन जब तक हमारे पास भी यदि कहीं से ये सरकार के पास ये आंकड़े नहीं आते, एसडीएम के पास ये खबर नहीं जाती कि वास्तव में कोई पीड़ित है और उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, उसकी मदद हम हर हालत में मदद करेंगे। और प्रशासन को मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन ऐसे लोगों को मतलब परेशान ना करे जो वास्तव में पीड़ित है और परेशान है। यदि प्रशासन से कहीं चूक हो रही है तो उनको भी और संवेदनशीलता का वो ध्यान देते हुए हमारे एसडीएम और कलेक्टरों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात मैं कलेक्टर और एसडीएम से बात करने के बाद ही बता सकता हूँ। यदि भोपाल में 7 यदि मामले ऐसे पीड़ित हैं तो मैं उनसे जानकारी लेके आपको अवगत जरूर कराऊं। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ राजाराम जी और भी उठता है, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं या हम जिक्र कर रहे हैं कि जो पीड़ित है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ सवाल ये कि जो पीड़ित नहीं है उनको भी मुआवजा दे दिया गया, ये विसंगति भी देखने को मिल रही है। तो आखिर इस पर सरकार क्यों नहीं कमांड
कर पा रही? इस पर कोई रेगुलेटरी क्यों नहीं बिठाई गई कि आखिर जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके? नहीं मैम, ऐसा देखिए, कलेक्टर के निर्देश, कलेक्टर के अध्यक्षता में ये कमेटियां बनाई गई हैं। जो मुआवजा देना है कलेक्टर उसमें तय कर रहे हैं। अभी आपके नॉलेज में ऐसी बात आई है, हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी जिले में किसी ऐसे व्यक्ति को मुआवजा मिला है जो कि उसका पात्र नहीं था। क्योंकि जब तक अब यदि कोई अपात्र व्यक्ति को तो मुआवजा मिल नहीं सकता, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर 2 डॉक्टर्स के हो रहे हैं, फॉर्म 4 भरा रहा है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भरी जा रही है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती, 2 डॉक्टर जो दस्तखत कर रहे हैं वो 2 डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकते, फॉर्म 4 तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना बेईमानी होगा कि साहब अपात्र लोगों को मुआवजा मिल रहा है, ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। असलम जी, ये इस तरीके के आरोप पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भी लगाए हैं कि लगातार सरकार जो है विसंगतियां जो है वो उस पर नजर नहीं रख पा रही, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा मुआवजा, जो अपात्र हैं उनको मिल रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए साहब, यहाँ पर शिवराज सरकार का जो काम है वो सब हवा में ही होता है, धरातल पे कहीं कुछ नजर नहीं आता है। कभी कोई से मुआवजे की बात होती है, हम स्लम एरिया में देखते हैं कि कभी बाढ़ पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलता है, कभी ओलावृष्टि वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। अभी ये घोषणा कर दी गई कि जो लोग कोरोना से डेथ हुई उन लोग को तो किसी को, मेरी नजर में तो आज तक किसी को नहीं मिला। 4-6 महीने हो गए, लोग रोज भटक रहे हैं और रोज हम लोग से पूछते हैं, हम जैसे लोगों से कि भाई बताइए क्या करना है, कहाँ करना है, और सारी चीजें बताने के बाद भी वहां पर इन लोग को सही तरीके से गाइड नहीं मिलती है। जैसे हॉस्पिटल्स में या अपने एसडीएम ऑफिस में मतलब सही तरीके से नहीं बताते। जैसे राजाराम जी बता रहे हैं कि वहां पर पर्चे जो है चस्पा किए गए। अब पर्चा अगर किसी कोने में चस्पा कर दिया जाए तो हर किसी के वहां पर ध्यान नहीं पहुंचती है, हर कोई उसको देख नहीं पाता है। तो वहां पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बैठना चाहिए जो सही तरीके से लोगों को गाइड कर सके। जो लोग भटक रहे हैं वो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है क्या गाइड करने के लिए? क्या वहां पर कमेटी द्वारा कोई ऐसा सदस्य नियुक्त किया गया है जो लोगों को ये बता सके कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है? देखिए भोपाल में तो कैसे पूरा करें? भोपाल में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो रूम नंबर 147 है उसमें एक इस तरह का काउंटर लगा हुआ है। कोई भी फार्म आपको भरना है, कोई भी जानकारी आपको यदि चाहिए तो वहां पर जो हमारे संबंधित अधिकारी वहाँ बैठते हैं, आपको हर तरह के फार्म भरने की जानकारी देते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। यदि पीड़ित तो वहाँ जाएगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं और सिर्फ टेबल पे बैठ के या फोन पे ये आरोप लगा दे कि साहब हमको तो ये जानकारी नहीं मिल रही, हमको ये नहीं मिल रहा। जहाँ तक मुआवजे की बात है, इस वक्त अगर आप एसी रूम में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि आप सीधे गए और आप टेबल पे बैठकर, कितने जो लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनका जो अनाथ हो चुके हैं। कई ऐसे केसेस हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। लगातार कोरोना का वो काल हमने देखा है, वो दर्द हमने झेला है और कहीं ना कहीं जो हर्ष हमारे साथ जुड़े हैं वो भी लगातार इस चीज को देख रहे हैं। जब वो वहां फॉर्म भरने पहुंचते तो वो अकेले नहीं होते हैं, और भी लोग वहां पर पहुंचते हैं जो इस प्रकार के दर्द को झेल रहे होते हैं। तो इस तरीके की बात आप नहीं कर सकते कि उनको नहीं पता, और अगर पता नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं मैम, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आपने हर्ष जी का नाम उठाया, हर्ष जी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, इनको भी ये चीज का जानकारी होना चाहिए थी कि जो मैं आवेदन कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है, और भी बहुत सारे हर्ष जैसे मैं बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। मैं हर्ष एक उदाहरण है। हर्ष जी का नाम मैंने इसलिए किया कि भोपाल के व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यदि इनको भी यदि ये मालूम नहीं है कि फॉर्म नहीं हो पा रहा तो आप समझिए, जो लोग जिनको ये नहीं पता कि मुझे फॉर्म कहाँ से लेना है, मुझे कहाँ फॉर्म जमा करना है, उसके लिए क्या इंतजाम है? आज मैं 10 लोगों की फाइल अभी भी वहां से ऊपर नहीं हो पा रही है जी। जिनके जो पीड़ित हैं अभी भी 10 लोग ऐसे मेरे लिस्ट में हैं, उनके नाम है, नंबर भी है मेरे पास, जिनकी अभी फाइलें ऊपर नहीं हो पा रही। तो उनका अभी तक कोई फॉर्म की कोई वो नहीं है। कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं फाइल ओपन हो पा रही है? उनका ऐसे है कि किसी की आरटीपीसीआर नहीं निकल पा रही, किसी की फॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो सब इतनी देरी क्यों? क्या वजह? अस्पताल में क्या कहा जाता है? जब डेथ हुए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो गए। समय क्यों 9 महीने? सुन रहे हैं राजाराम जी? मई में हुई थी मम्मी की। तो क्या वजह है, क्यों नहीं अस्पताल प्रबंधन आपका सपोर्ट कर पा रहा है, या जो लोग वहां पहुंच रहे हैं क्या कहा जाता है वहां से? अरे सेक्टर बात करना है अपन चाहें तो वो भी नहीं मिलते हैं जी।
क्यों राजा राम जी, ऐसी क्यों विसंगतियां तो हो रही हैं, लेकिन साथ साथ इस तरीके से जो अमानवीय कृत्य कहा जाएगा, किसी के घर में मृत्यु हुई है, सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है कि आपको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपके फॉर्म में साइन करने वाला नहीं है, कहां जाएंगे आप? नहीं मैम, देखिए बात करने वाले और फॉर्म पे साइन करने वाले डॉक्टर्स लोग हैं जी। और डॉक्टर्स किन के अंडर में आते हैं? डॉक्टर देखिए सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर का काम ये भी है फॉर्म पे दस्तखत करने से पहले यदि कोई मरीज आया तो उसको देखना। हो सकता है ये जब गए हो उस समय डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ व्यस्त हो। हम एकदम 9 महीने से पेशेंट के साथ व्यस्त हैं, 4 महीने से व्यस्त हैं, क्यों? आखिर जो बात आप कर रहे हैं ऑथेंटिक बात करें सर। ऑथेंटिक बात मैम ये जो जिस समय आप डॉक्टर का समय क्या होता है आपको यहाँ पता करके जाना चाहिए, फोन करके जाना कि इस समय डॉक्टर उपलब्ध है। कर रहे हैं तो ये डॉक्टर का दायित्व तो बनता है कि 2 डॉक्टर मिलकर उस पर साइन कर दे, लोगों को भटकाया ना जाए, लोगों को गुमराह ना किया। बिल्कुल एक मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है ना, 2 डॉक्टर के दस्तखत की, अभी थोड़ी हुई है। देखिए यदि जिस समय ये डेथें हो रही थी, जिस समय कोरोना काल का ये संकट चल रहा था, उस समय ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। गाइडलाइन बाद में चूंकि कोर्ट। कितना समय हो गया आप ही बता दीजिए राजा राम जी, कितना समय हो गया है ये कमेटी बने हुए जो कि 30 दिन में निर्णय करने वाली थी? ये भी कहा गया था, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जस्टिस एम.आर. शाह और संजीव खन्ना की बेंच ने जो सुनवाई की उसमें साफ कहा गया है जस्टिस शाह की सुनवाई में कि लोगों तक पैसा पहुंचाना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड की जांच में मौत और मुआवजा। बेंच ने आदेश ये दिया कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसे परिवारों की तलाश करे जिन्होंने महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो दिया है और उनसे मिलकर मुआवजा पहुंचाए। आखिर ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया है, तो मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? मैम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। आपको भी मालूम है, आपके चैनल पे भी ये बात आ चुकी है, मुख्यमंत्री का खुद आपने भाषण आपके चैनल पे सुनाया था। जब कलेक्टरों के माध्यम से हम ये आंकड़े जुटा रहे हैं, जो आवेदन आ रहे हैं और जो अभी समस्या आप बता रहे हैं, हर्ष जैसे और भी मामले यदि हैं, तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये वाली बात लाएंगे और कलेक्टरों के माध्यम से जो आवेदन जहां जिस जिले में भी पेंडिंग है, उन सारे मामलों को हम उन कलेक्टरों को निर्देशित करवाएंगे कि निश्चित तौर पर जो यदि पीड़ित व्यक्ति हैं उनको तत्काल मुआवजा रिलीज किया जाए और उनके फार्मों में यदि कोई गलती कमी है या गलती है तो उसकी त्रुटियों का सुधार करवाया जाए। और आवेदकों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके फार्म में यदि कोई गलती हुई है, आपको इस नॉलेज है, तो निश्चित तौर पर आप जाकर के उस फार्म को पूरा फुलफिल करें, ताकि आपके मुआवजे में जो देरी हो रही है और जिसके कारण सरकार पे आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को जितने भी सवाल हम आपसे कर रहे हैं, ये सवाल हमारे साथ साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने भी पूछे हैं कि क्यों जनता को मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। बेंच ने यह भी पूछा कि ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है लोग क्यों नहीं भर पा रहे, कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के दावों से जुड़े जो आंकड़े हैं वो कोर्ट के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं और राज्य की सरकारों को ये जवाब देना होगा और जितने भी लोग मुआवजे के लिए अभी लंबित है जो प्रकरण, उनका जल्द से जल्द निराकरण करना होगा। आपको इस चीज का एक बात मालूम होना चाहिए मैम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त राज्यों से ये निवेदन किया था कि आपके राज्य के अंदर जितने लोगों की कोरोना से डेथ हुई है उसके आंकड़े भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएं। तो आपको ये बात भी ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी भाजपा सरकार शासित राज्य थे, उन सब भाजपा शासित राज्यों ने अपने पीड़ित लोगों के और डेथ हुई लोगों की आंकड़े भारत सरकार को दिए, लेकिन जो दूसरी सरकार है उन्होंने अभी तक ये आंकड़े हमारी भारत सरकार को उपलब्ध नहीं करवाए। इसमें जो राजनीति कर रही है विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में सही आंकड़े पहुंच गए आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही आंकड़े पहुंच चुके हैं। मैं जिक्र करूं, इंदौर में 1400 मौत में 2400 लोगों को 12 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। विसंगतियों के मामले निकल कर आ रहे हैं और ये एक जगह की बात नहीं कर रही हूं, और भी ऐसी जगह है जहां से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मैं आंकड़े आपसे ही पूछ लूं, क्या सटीक आंकड़े आपके पास है? क्या सरकार ने जो आंकड़े भेजे हैं क्या वो आप तक पहुंच गए हैं या सरकार तक या कोर्ट तक पहुंच गए? मैम देखिए, आंकड़े जो कलेक्टर दे रहे हैं, कलेक्टरों के माध्यम सरकार के पास आ रहे हैं और सरकार जो आंकड़े दे रही है वो भारत सरकार को दे रही है। यदि कोई विसंगति है तो उसमें कलेक्टर लोग जिम्मेदार है, सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। भाई हमारा माध्यम कौन है? आंकड़े जुटाने का माध्यम कौन है? प्रशासन होता है ना। प्रशासनिक तरीके से चूक होती है तो क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की उस पर देखिए, जहां चूक हो रही है वहां हम कलेक्टरों पर, एसडीएमओ पर, संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किस पर? आप अगर प्रशासनिक तरीके से विफल हो रहे हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना बात है। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि प्रशासनिक लेवल पे किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरीके से निर्देशित किया जाए और लोगों के लिए कितना आसान किया जाए। मैं ये चाहता हूं
कि ये जो भी चीजें हैं, ये जो जानकारियां है, ये वार्ड स्तर पर होने चाहिए, वार्ड स्तर पर चस्पा की जाना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह कलेक्ट्रेट पे वहां पर चस्पा कर दिया, जो जिसको देखने सुनने वाला है कोई कि नहीं आपको स्वयं ढूंढना होगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों के आंकड़े जो है वो पहुंच रहे हैं, जो पंजीयन होता है, मौत का पंजीयन होता है, उसमें स्पष्ट है कि कोरोना से कितनी डेथ हुई है। तो आखिर क्यों आंकड़ों से इतनी चूक हो पा रही है? सर राजाराम जी, मैम पंजीयन जो हो रहे हैं, पंजीयन जहां हुए हैं शमशान घाटों में देखिए, और जो पंजीयन के कई बहुत सारे सर्टिफिकेट आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, उसमें कोरोना से डेथ किसी भी सर्टिफिकेट में नहीं है, सभी सर्टिफिकेटों में नहीं है। बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेटों में ये विसंगतियां हैं। अब वो विसंगतियां क्यों है, या अस्पताल लेवल पे हुई है या शमशान घाट लेवल पे हुई है? हम पीड़ित नहीं मानेंगे क्या? पीड़ित नहीं मानेंगे? पीड़ित मानना है ना, हम तो कह रहे हैं, इसलिए तो 2 डॉक्टरों का सिग्नेचर बोला है मैंने, RT-PCR रिपोर्ट बोली, इसको पीड़ित तो मान रहे हैं। साइन नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हम साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाए। सब जगह तो लोगों को ये पता नहीं होता। एम्स जैसे अस्पताल में, हमीदिया जैसे अस्पताल में लोगों को ये पता नहीं होता कि डॉक्टर साहब कौन है, जो एक जगह बैठे मिल जाए तो उनसे साइन हो जाए। लोग डॉक्टर से डॉक्टर पे लोग घूमते रहते हैं। समय जो डॉक्टर ने डेथ केस पे सर्टिफिकेट किए हैं, जिस वो हमेशा डॉक्टर ने निगरानी की है, नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों की देखिए ड्यूटी अलग अलग होती है। कर रहे हैं जो जमीनी हकीकत, अगर हम बात करें तमाम झुग्गियों की आप बात करें, स्लम एरियाज जो है वहां पर, क्योंकि कोरोना जो महामारी है उसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई का जिक्र हुआ। जो स्लम एरिया है वहां पर गंदगी की वजह से, हाइजीन की वजह से बहुत सी मौतें हुई हैं। आखिर वो लोग कहां से आंकड़े लाएंगे? आखिर वो लोग कैसे पहुंचेंगे? उनकी मदद के लिए कौन खड़ा है? कौन होगा मददगार? कोई पूछने वाला नहीं, कोई वहां पर उनकी सुध लेने वाला नहीं है। और जैसे स्लम एरियाज में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग तो और ज्यादा परेशान है। जैसे हम जैसे लोग उनकी थोड़ी बहुत अगर अपने स्तर पर मदद कर भी देते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनके साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाते। कलेक्ट्रेट में उनकी सुनवाई नहीं होती है, वहां से उनको ठीक तरीके से गाइडलाइन नहीं मिलती है। और अगर कोई फॉर्म भरने की बात है तो वहां से उनको सही तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसीलिए लोग भ्रमित भी है और घूम रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है और लोगों को मुआवजा देने के मूड में नहीं है। बिल्कुल। हर्ष क्या कहेंगे? कोई और सवाल आपका? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार राजाराम जी जवाब दे रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हो पा रहे हैं जवाबों से? मैं संतुष्ट तो वैसे नहीं है जवाबों से भाई साहब के, लेकिन हाँ ये है कि जो परिवार पीड़ित हुआ है इससे उसको हकदार तो और सहायता ये मिलनी चाहिए जो भी सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आ चुकी है, पीक पर हम पहुंच गए, लेकिन अब तक वो लोग मुआवजे के लिए भटक रहे हैं जिनकी मौतें 9 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले हुई हैं। सर अभी के आंकड़े फिर किस तरीके से और किस तरीके से व्यवस्था करेंगे आप? देखिए मैम, आपको ही मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में और लगभग तहसील तो छोड़िए, कस्बा लेवल तक भी उन्होंने मतलब लोगों से डायरेक्ट जाके रूबरू कहाँ कितने केस डेथ के हुए हैं, कहाँ को जो माता पिता की जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके मतलब दुख को बांटा है। और जहाँ जहाँ जो भी स्थिति बन रही है, आज भी मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर आप देख रहे हैं हर 2 से 3 दिन में क्राइसिस कमेटी की मीटिंग्स में ये निर्देश दे रहे हैं कि तत्काल जो भी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसको नियंत्रण में किया जाए और जो पूर्व में जो दुर्घटनाएं घटी हैं उनके सारे आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराया जाए और जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल से तत्काल राहत राशि दी जाए। मैं आपको अभी एक जस्ट उदाहरण देता हूं, अभी ओला अभी गिरा है, आप मुश्किल से 4 या 5 रोज हुए। आपको मालूम होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री अभी अशोकनगर गए हैं, आपके विदिशा जिले गए हैं, आपके रायसेन जिले गए हैं, मतलब इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री यदि आपको उपलब्ध है और उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री पर सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए कोई चीज में देरी नहीं, निराधार नहीं लगाया जा रहा है। आरोप निराधार मैडम मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जो फार्म आप कह रहे हैं फार्म नहीं मिल रहा, फार्म तो देखिए नेट पे भी डला हुआ है, आपके एसडीएम का भी दिया, आपका क्षेत्रीय कोई भी जो क्षेत्रीय दफ्तर होता है, एसडीएम होता है, कलेक्टर होता है, कलेक्टर में सबसे बड़ा सवाल यह है जिस प्रकार से आप भले मुकर रहे हैं, लेकिन कई आंकड़े ऐसे हैं जहां पर आंकड़े कम है, दावे ज्यादा प्रस्तुत कर दिए गए हैं और बहुत सारी जगह पर फॉर्म पूरी तरीके से सही फिलअप करने के बाद भी वो फाइलें अभी तक खुली भी नहीं है, उन लोग को भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर चीज उसके अंदर पूर्ति कर दी
कर दी है, फॉर्म हर तरीके से सही भरा गया है, लेकिन उनकी भी अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। राजा राम जी किस चीज का इंतजार? आखिर सारी चीजें व्यवस्थित हैं, सब कुछ भर दिया गया है, ऐसा कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है मैम। किसी भी जिले में, हमारे जो 52 जिले हैं, 52 जिलों के कलेक्टर के यहाँ कोई भी ऐसा मामला पेंडिंग नहीं है जिसमें फॉर्म पूरा भरा हो। उसकी जो मुकर जाने से नहीं, मुकर नहीं रहा मैडम। आप मैं साथ में बैठने को तैयार हूँ। आप मेरे को 4 नाम बताइए, मैं यही आपको कलेक्टर साहब से बात करवाता हूँ, कौन से जिले के कलेक्टर के पास कौन सा फार्म, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगे और कलेक्टर के पास। यही करते हैं कि एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, एक संवेदनशील सरकार और प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं आप जनता के दर्द को समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, क्योंकि आरोप लगाना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। ये बात हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। सरकार जिम्मेदार है, लेकिन नागरिक अगर परेशान है, अगर वो भटक रहे हैं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है। और यही वजह है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाया है तमाम राज्यों की सरकारों को, और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी ये बात निकल कर आई है, इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असलम जी जुड़े। असलम जी बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही राजा राम शिवहरे जी ओबीसी मोर्चा से हमारे साथ जुड़े, सर बहुत धन्यवाद। और हर्ष, उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मौत के मुआवजे में विसंगतियां देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए हैं, राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं अभी तक कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दे पाई है? ये तमाम सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जब कमेटी बनाई गई थी तो आखिर उसका निर्वहन क्यों नहीं हो पाया? कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं होगा तो सवाल उठना लाजमी है। पब्लिक एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए VIP न्यूज के साथ।